हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती रहती हैं पार्टिकल इन बॉक्स की। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो डेविड जे ग्रिफिथ की अनसॉल्व प्रॉब्लम है और नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पहले उसे डिस्कस करूंगा और फिर उसी के आसपास की कुछ चीज़ें और कुछ नई क्वेश्चन क्रिएट करूंगा जिन्हें आप देखें कि उन्हें कैसे आप हैंडल करें। बेसिकली करना क्या है कि पार्टिकल इन बॉक्स में वैसे काम नहीं चलेगा। आपके क्या करें, सीधा सीधा आपको फॉर्मूले पता, एनर्जी आइगन वैल्यू पता, उससे नहीं काम चलता। आजकल क्या होता है कि उन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आया, कहा कि वेव फंक्शंस दे रखा था कि पार्टिकल इन बॉक्स में है, साई एक्स की जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी ए साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन ए। ये क्वेश्चन में दे रखा था कि एक पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, उसका वेव फंक्शन दे रखा है ए साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन ए, और पूछा गया कि इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू बताइए कि इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी। एक बात सदा याद रखें, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं कहूंगा कि अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं पार्टिकल इन बॉक्स पर, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यही है। और जो इसके आसपास चीजें मैं पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चंस और क्रिएट करने वाला हूं, वो फर्दर क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस पर क्या आगे स्कोप्स बनेंगे। कुछ बच्चे जब ये पेपर में आया, पेपर में क्वेश्चन, तो बच्चों ने सोचा साइन क्यूब तो होता नहीं, ये गलती से हो गया। पार्टिकल इन बॉक्स में तो वेव फंक्शन क्या होता है, केवल और केवल एक ही फंक्शन होता है। वहां पे तो साइन पाई एक्स अपॉन ए चलता है और यहाँ साइन क्यूब कह रखा है। तो पता चला वो क्वेश्चन ही बच्चों ने सोच लिया कि गलत आ गया क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। इसे देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करें। बेसिकली क्या है कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 3x का। क्या होता है साइन 3x इजकल टू 3 साइन एक्स 4 साइन क्यूब एक्स। सब वापे के यहां से क्या करें, इसे 4 साइन क्यूब एक्स को बना लें। 4 साइन क्यूब एक्स इजकल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रही होगी। केवल उसके बाद आपको क्या करना है, साइन 3x के फॉर्मूले के बाद साइन क्यूब एक्स को हम लिख पाएंगे 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। इस वैल्यू को यहां उठा के पुट कर दें तो क्या होगा, साई एक्स इजकल टू 3/4 ए देखें क्या वैल्यू आई, थ्री बाई फोर ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, यही तो आ गई, माइनस 1/4 ए साइन 3 पाई एक्स अपॉन ए। अब अगर हम यहां से देखें तो जो नॉर्मलाइज्ड हमारा वेव फंक्शन होता है पार्टिकल इन बॉक्स का, अगर साइड हमारी एल की बजाय ए है तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है √2/a साइन n पाई एक्स अपॉन ए। ये होता है। जब हम ऐसी सिचुएशंस में हैं, मैं सदा बताऊंगा कि आप समय को भी बचाना है पेपर में। इसी में देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था और कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछा जाएगा आगे कि अगर वेव फंक्शन ये है तो पूछेगा पार्टिकल कौन कौन सी स्टेटों में है। तो वहां पे पता क्या कहेगा, पहले तो कहेगा पार्टिकल n बराबर 1 में है केवल, दूसरे में कहेगा पार्टिकल n बराबर 3 में है, सी में कहेगा पार्टिकल n बराबर 1 और 3 में है, और फोर्थ में कहेगा पार्टिकल n बराबर 1 2 3 में है। आपका आंसर ये होगा। आप सदा सावधान रहें, क्वेश्चंस की पता क्या होता है, विजिलेंट उन्हीं को कहते हैं जो क्वेश्चन सोचते रहते हैं कि इस पे फर्दर क्या स्कोप है क्वेश्चन का। तो ये एक स्कोप है।
मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां कि आप वेव फंक्शन के नॉर्मलाइज में ना जाएं। आप क्या ना करें, इसे नॉर्मलाइज करने का प्रयास ना करें। अगर आप इसे नॉर्मलाइज करने में लग जाएंगे तो आपका समय और ज्यादा लग जाएगा। मैं इसका देता हूं शॉर्ट ट्रिक, क्या हम करें इसमें। जो पाए जाने की प्रायिकता है वो इससे कोरिलेट होगी और यहां पे पाए जाने की प्रायिकता इससे कोरिलेट होगी। और अगर इन दोनों कोफिशिएंटों की वैल्यू को आप देखें तो ये हमारे पास 3 और 1 की रेशो में है। या 3/4 है या a/4 है। प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ आई भी होता तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस की बजाय प्लस होता तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो केवल फेज को बताता है। और सब हम जानते हैं कि प्रायिकता कभी साई एक्स से तय नहीं होती, मॉड साई स्क्वायर से होती है। तो आई माइनस आई, 1 और -1 दोनों करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जो है सारे बराबर प्रायिकता देते हैं। इसको सदा याद रखना। तो जब हमारे पास 3 और 1 की जो रेशो है वेव फंक्शन में, अगर हम कोफिशिएंट के तौर पे देखें तो ये तो हमें केवल ये बता रहा पार्टिकल n बराबर 1 में रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और ये बता रहा है n बराबर 3 में। क्यों? अगर हम वहां से कंपेरिजन कर रहे हैं तो साइन n पाई एक्स से यहाँ n की वैल्यू 1 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। अब क्वेश्चन देखें, जब हमारे पास में वेव फंक्शन के जो कोफिशिएंट हैं वो 3 और 1 की रेशो में है, अगर हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ प्रायिकताएं जो होती हैं वो हमारी 9 और 1 की रेशो में बटेंगे। 3 का स्क्वायर लें और 1 का स्क्वायर लें। अभी नॉर्मलाइज नहीं है, तो नॉर्मलाइज के लिए आपको क्या करना होगा, 9/9 + 1 कर दें और 1/9 + 1 कर दें। प्रायिकता 9 और 1 की रेशो में है, इसका मतलब है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता 9 + 1 10 तो नहीं होगी। तो क्या होगा, 9/9/9 + 1 नॉर्मलाइज्ड होगी प्रायिकता, वहां पे 1/9 + 1। तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता यहां कितनी हो गई बच्चों, 9/10 और यहां पे कितनी हो गई। तो 2 क्वेश्चन तो देखो आपके यहीं बन चुके हैं। आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन वहां तक पूछा गया है तो उसके बीच में से नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है, उसके पास सदा स्कोप है। और मैं इसी क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन भी बनाने वाला हूं अभी, कि देखो और स्कोप कैसे पैदा किए जाते हैं क्वेश्चन में। प्रायिकता निकल गई बच्चों, अब हमारा आंसर भी आ चुका। हमें केवल क्या करना होगा, एक्सपेक्टेशन ई की जो वैल्यू होती है वो हमारी यहां पे हो जाएगी P1 E1 + P3 E3। इसको तो P1 ले दें, इसको क्या लिखें P1 और इसको क्या लिख दें P3। कोई मैं ज्यादा थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल गया हूं, कोई दिक्कत है यहां तक? हमें क्या करना था, sin 3x का एक्सप्रेशन खोले, 4sin³ की वैल्यू ले लें, sin³ से यहां पे कंपेरिजन कर लें, इसको इस फॉर्म में ले आए और फिर इस कंसेप्ट को अप्लाई कर दें कि जब वेव फंक्शन यहां 3 और 1 की रेशो में हैं, आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर 3a/4 -a/4 तो -3 आ रहा है। माइनस और प्लस और आई और माइनस आई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर हम जब करते हैं मॉड्यूल स्क्वायर तो वो अपने आप कंपनसेट हो जाता है, इसलिए प्लस माइनस से नहीं जानना है। वेव फंक्शन 3 और 1 की रेशो में आए तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि इसके स्क्वायर पर निर्भर करती है, तो 9 और 1 की रेशो में आई और 9 1 से प्रायिकता नॉर्मलाइज नहीं हुई। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या किया, 9/9 + 1 और 1/9 + 1 कर दिया, 9/10 और 1/10 कर दिया। इन वैल्यूओं को कहां उठा के रख दिया, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्सपेक्टेशन ई निकाल लो। क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन E = 9/10 और π² h² 2ma² प्लस 1/10 और यहां और बच्चों आप सदा सावधान रहना एक चीज में, हर समय क्वेश्चन ढूंढा करो। इसमें देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि E1 में जो पार्टिकल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है E1 के करस्पॉन्डिंग, और जो पार्टिकल E3 में एनर्जी है उसका जो वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू आएगी उनमें एनर्जी की, उनकी रेशो क्या होगी। तो उसका मतलब ये होगा E1 में प्रायिकता इतनी है तो ये E1 में पार्टिकल जो एनर्जी प्रोसेस करेगा वो ओवरऑल इतनी करेगा।
E3 में अगर फुल टाइम रहता पार्टिकल तो एनर्जी E3 रखता, लेकिन वो फुल टाइम नहीं रह रहा। प्रायिकता से मतलब है केवल 1 टाइम समय गुजार रहा है उस स्टेट में, उसी हिसाब से हमारी प्रायिकता तय होगी। तो अगर यहां पे हम देख रहे हो दोनों जगह, तो दोनों जगह जो एनर्जी है यहां पे प्रोसेस करने की P1 E1 हो गई इस स्टेट में, इस स्टेट में एनर्जी ये होगी, इस स्टेट में एनर्जी ये होगी, दोनों जगह सेम आ रही है। देखो चेक करो, क्वेश्चन यही बन गया। आप समझ रहे नहीं? आप क्वेश्चन बनाना सीखें कि क्वेश्चन यहां पर क्या क्या और बन सकते हैं फर्दर। अगर आप वो बनाना सीखते हैं तो आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे क्या पूछ ले। अगर सबसे इजी क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा पार्टिकल कौन कौन सी स्टेटों में है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये भी इजी नहीं था अगर आप यहां तक नहीं पहुंचते तो। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन इसमें प्रायिकता का पूछा जा सकता है, 9/10 और 1/10 दूसरा क्वेश्चन हो गया। या कह सकता है प्रायिकता किस रेशो में बटी हुई होगी, तो 9 और 1 हो गया, 9 और 1 की रेशो में होगी। नॉर्मलाइज्ड प्रायिकता क्या होगी अगर आंसर पूछता है, 9/10 और 1/10 होगी। फिर पूछता है एनर्जी बताएं कौन सी स्टेट में पार्टिकल E1 में जो पार्टिकल ओवरऑल एनर्जी प्रोसेस करेगा वो पूछेगा, तो ये आंसर लगाएं। E3 में पूछेगा कि पार्टिकल एनर्जी E3 में कितनी एनर्जी रखेगा, ये आंसर लगाएं, क्योंकि प्रायिकता से मल्टीप्लाई करके आएगी एनर्जी उस स्टेट में, पार्टिकल के पास जो एनर्जी उस स्टेट में होगी। अगर वो पूरा होल द टाइम समय गुजारता तो एनर्जी E3 इतनी होती, लेकिन क्योंकि वो 1/10 टाइम्स ही वहां रहता है तो उसकी एनर्जी प्रायिकता से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं? आप सदा सावधान रहें, क्वेश्चंस हर जगह हर लाइन में क्वेश्चन होता है, हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं। बात पहुंचे यहां तक? नहीं पहुंच पाए? पहुंचे? आपने एक्सपेक्टेशन ही निकाल दिया। अभी आप ये ना सोचें कि आपका काम पूरा हो गया है, मैं इसी पे क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं। पूछता है क्वेश्चंस में कि आप इसका साई एक्स टी बनाएं, साई एक्स टी। और क्वेश्चंस आप इसमें देखो, मैं और क्या क्या आपको होमवर्क में दे जाता हूं, क्योंकि ये टॉपिक ही मेरा इतना लंबा चला जाएगा। मैं देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप इन्हें होमवर्क में करके देखें। एक इसमें आप निकाल के देखें साई एक्स टी, एक। दूसरा इसमें आप क्या कैलकुलेट करें, इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालें। तीसरा इसकी कर्व ट्रेसिंग करें वेव फंक्शन की। 3 क्वेश्चन तो इसे कर ही लें। आप ऐसा ना सोचें कि इसके बाद क्वेश्चन नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरों की तरफ देख के थोड़ी सी दया आ जाती है मुझे कि इन्हें और ज्यादा काम ना दूं। हालांकि बड़ा मुश्किल है कि तुम इन कामों को भी करके लाओगे। काम तो मैं इतना देता हूं कि इन्हें करो। तो ए निकालना है, साई एक्स टी बनाना है और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए निकालना है। मैं आंसर तक पहुंच चुका हूं, आया हुआ क्वेश्चन है नेट का पेपर का। इसी क्वेश्चन को मैं फर्दर बढ़ाता हूं और देखता हूं कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप ये मत सोचें कि यहां पे क्वेश्चन आ चुका है तो अब आगे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे आएगा। देखो पहले क्वेश्चन क्या होता था, कैसे पेपर सेटर बैठता है और आपको कैसे इंटेलिजेंट प्रिपरेशन किसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में। एक बार बच्चों साउंड जरूर चेक कर लेना, इसकी सही चल रही है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो चल रहा है तुम्हारा। सबसे अच्छा जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो ग्रो करते हैं फिजिक्स समझाने में, और जमाना क्या चल रहा है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि अप्लाइड तक आप आए। जमाना चल रहा है अप्लाइड। क्वेश्चन जब भी आएगा आपके पास कैसा होगा, अप्लाइड होगा। इसी क्वेश्चन को मैं बढ़ाई देता हूं, इसमें एक टर्म और जोड़े देता हूं, b sin 2πx/a। जोड़ दिया। और थोड़ा सा जी करे देता हूं इस क्वेश्चन को, नहीं तो थोड़ा सा और घबरा जाओगे। b की वैल्यू को ले लेता हूं कि b की वैल्यू इसके अंदर 2a है। वेव फंक्शन दिस वन है और b हमारा 2a है। देखो इंटेलिजेंट प्रिपरेशन किसे कहते हैं उसको भी सुनो। इंटेलिजेंट प्रिपरेशन ये होते हैं कि क्वेश्चन यहां तक आ चुका है, अब एग्जामिनर के पास आगे के विकल्प सोचना शुरू करो कि एग्जामिनर पर विकल्प क्या है।
अब एग्जामिनर के पास विकल्प में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे, और सपोज कि अब मैं एग्जामिनर हूं, तो देखो मैं इसमें 2 क्वेश्चंस के लिए सोचूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसी में एक काम तो ये कर सकता हूं। देखो मैं दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं आपसे। देखो सोचना बंद मत करो। अगर हर लेक्चर में बोलता हूं क्या, इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज, फिर एक बार बोले देता हूं, आप कॉम्पिटिटिव एरा में, आज की जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, आप क्वेश्चन बगैर क्रिएट करके कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मैं फिजिक्स पढ़ाते हुए सिलेक्शन ज्यादा क्यों देता हूं, तो उसका रीजन ये होता है कि मैं तुम्हें इतने सारे वाइड एस्पेक्टों पर सोचने के लिए मजबूर करता हूं कि आप सोचो, और क्या सोचो कि जहां एग्जामिनर पहुंच चुका है उससे आगे सोचो। अगर आपने नहीं सोचा तो आप वहीं रुके हुए हैं जहां एग्जामिनर पहुंच चुका है, अब उससे आगे क्वेश्चन आना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है, आपने तैयारी वहीं तक की है। तो आपके पास इसी में विकल्प कितने हैं, उन पर मैं इशारा देता हूं कि कितने विकल्प हैं मेरे पास क्वेश्चन बनाने के। तो इसी एक क्वेश्चन को जैसे ही आप उठाते हैं, उसी में सोचना शुरू करें कि फर्दर स्कोप कितने हैं। तो 2 स्कोप मैं छोड़ता हूं और दोनों पर डिस्कशन देता हूं। अगर मैं पेपर सेटर हूं तो इसी पे मुझसे कहा जाए इसी पे क्वेश्चन बना दो, तो मैं 2 तरीका के क्वेश्चन क्रिएट करने का प्रयास करूंगा मेरे माइंड में जो फिलहाल आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप 2 की सोचो, मैं कहूं मेरे में 2 आ रहा है, तुम 4 सोचो, जिससे क्या हो कि दुनिया के बेस्ट प्रॉब्लम क्रिएटर, बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। आप प्रॉब्लम क्रिएटर बनो। जब आप प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाते हो तो दूसरे की प्रॉब्लम अगर काश आप उससे भी ऊपर सोचने लगो और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सको जो पेपर सेट करने वाला है, तो फिर आपको कौन रोकेगा? तो मेरे पास 2 चॉइस क्या क्या है? मेरे पास 2 चॉइस ये हैं। एक चॉइस तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैं क्या कर दूं, सीधा का सीधा इसमें b की वैल्यू को 2a रख दूं, a रख दूं, 3a रख दूं, या तो ऐसे चलूं। या मेरे पास दूसरा विकल्प, देखो यहां पे भी ये बन रहा था कि मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में पूछ लूं, a sin क्यूब 2πx/a कर दूं। मेरे पास ये भी तो चॉइस है। अब क्या मैंने क्या किया, यहां πx/a था, 2πx/a कर ही देता हूं। अब मैंने फिर क्वेश्चन छोड़ दिया आपके लिए, भाई n की वैल्यू निकालो, कहां कहां पार्टिकल है। तो आप एक स्टेप फर्दर पहुंच गए। फिर मैं फिर वही चीजें कहूंगा, एक्सपेक्टेशन ही निकालें, एक्सपेक्टेशन ही निकालें। अब आप क्या है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि एग्जामिनर आगे जो पहुंच रहा है वो कहां पहुंचेगा। एक उसके पास ये विकल्प है। फिर मैं पेनों को रोको, और मेरे दिमाग में जब क्रिएशन शुरू होता तो मैं चाहता हूं बच्चे बस मुझे सुने कुछ देर। तुमने सोचा सर यही क्यों सोचे, तो मैं कहूंगा आप ये भी ना सोचे, हो सकता है यहां पे वो 3πx/a कर दे, हो सकता है 4πx/a कर दे, लेकिन पैटर्न में बदलाव नहीं है। पैटर्न सॉल्यूशन का वही जाएगा। जैसे sin 3x का सॉल्यूशन लेकर चलोगे, sin 3x का एक्सप्रेशन लोगे, उसके बाद करना शुरू करोगे। इंडिया में रिसर्चें भी ऐसे ही होती हैं। जब आप ये सोचते हो कि टीचर नई प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, तो एज ए टीचर मैं बताता हूं कैसे मैं क्रिएट करता हूं। ऐसे ही होती है क्रिएट। क्या करें, वेरिएबलों को चेंज करें। जैसे ही आप वेरिएबल को देखते हैं, हो सकता है ये sin क्यूब πx/a क्वेश्चन आ चुका है, तो अब आप उसी पे ये सोचना शुरू कर दें कब एग्जामिनर जब यहां तक पहुंच चुका है और पेपर वो सेट कर रहा होगा, तो अब इससे आगे उस पर क्या स्कोप होगा। तो आपके पास ये दिमाग में आना चाहिए कि स्कोप उस पर क्या क्या है। तो मैं कहूंगा उस पर लॉट ऑफ स्कोप बाकी है। तो ये बस सोच रहा है कब खत्म हो गया है, वो यहीं पर चेंज करना शुरू कर देगा। 2πx/a, 3πx/a, 4πx/a, कुछ भी ले सकता है, लेकिन मैं कहूंगा सबके सॉल्यूशन का पैटर्न सेम होगा। क्वेश्चन जरूर चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन चेंज होने से पैटर्न नहीं बदल रहा, पैटर्न सेम है। इसीलिए पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ गए। आपको पता चल रहा था कि वहां पार्टिकल n बराबर 1 और 3 में था, कब, जब यहां sin क्यूब πx/a था। तो एक बच्चा अगर इस बात को समझता है और वो कहता है कि यह sin क्यूब 2πx/a आ गया, तो उसको तुरंत पता चलना चाहिए कि वहां n बराबर 1 और 3 की बजाय अब 2 और 6 में जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही शुरू हो जाएगा। और बाकी अगर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो तो प्रायिकताएं वैसे ही चलेगी जैसे वहां थी, केवल इसके बदलेंगे।
क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सेम है, पाए जाने की प्रायिकताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहना है, केवल स्टेट बदलेंगी, उससे एक्सपेक्टेशन ही बदलेगा, प्रायिकता तो सेम रही। अब मुझ जैसा पेपर सेटर है तो ऐसे भी दे सकता है कि तो वे फंक्शन लिखते पार्टिकल इन द बॉक्स का, और कहे कि इसमें बताएं कि जो एनर्जी आ रही है इसमें एनर्जी जो एक्सपेक्टेशन ही आती है वो एक्स आती है, और इसमें जो साइन क्यूब 2πx/a में एनर्जी मैंने मान ली x2 आती है, और कहा E1 x1 x2 कह दूं या उन्हें E1 E2 कह दूं, और फिर कहूं इन दोनों की रेशो निकालो। दोनों क्वेश्चन को इंटरमिक्स कर दिया। जमाना ऐसा भी आने वाला है जहां क्या होगा, ये वेव फंक्शन ले लिया, ये नहीं ले रखा, इसके करस्पॉन्डिंग कहा पार्टिकल की एनर्जी E1 है, इसके करस्पॉन्डिंग कहा एनर्जी E2 है। अब कहता है E1/E2 की रेशो निकालो, ये रिटर्न नहीं ले रखी है। बन गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, दो क्वेश्चनों को आगे बढ़ा रहा है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना लिए। लेकिन जो ब्रिलियंट होंगे वो बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे, और मैं आने वाली 10 साल तक के क्वेश्चन प्रिडिक्शन की स्थिति में हूं कि क्या क्या फर्दर आगे बनेगा। आप सिंपल से टप पे कैसे पहुंचेंगे, टप से टपेस्ट पे कैसे पहुंचेंगे, और ये टपेस्ट नहीं होते, कुछ भी टपेस्ट नहीं होता, बस कंसेप्ट चाहिए और हमारा दिमाग तेजी से चलना चाहिए। कुछ के लिए प्रॉब्लम है, कुछ तो ये कहेंगे इनमें है ही क्या, sin 3x का फॉर्मूला लगाते हैं सॉल्व कर दें, कुछ है ही नहीं। कुछ के लिए ये क्या, इस पे वहां पेपर में कैसे सोचेंगे, यही अंतर होता है। सेलेक्टर्स पहले सोचता है, रिजेक्टर पेपर दे के आने के बाद सोचता है। और कई बार बच्चे आते हैं, सर कुछ लगा ही नहीं, बुक में से तो था ही नहीं। भाई बुक में से नहीं आने वाला। अगर मैं कहूं कि मैंने यहां साइन क्यूब 3πx/a रख दिया, तो हो सकता है तुम जो बुक लिखोगे उसमें आएगा, हो सकता है तुम कोई दूसरी बुक लिख रहा हो वो इसी क्वेश्चन को कर देगा 2πx/a। हो सकता है दो बुकों में हो, लेकिन हो सकता है उनमें से आपने कौन सी पढ़ी है कौन सी नहीं पढ़ी। तो क्या होगा कि आप एक तो इस पैटर्न पे जाए, उसके बाद दोनों की कंपैरेटिव स्थिति आपके पास होनी चाहिए, प्रायिकताओं को निकालना आपको आना चाहिए। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन बढ़ा दिया, क्या सोच के बढ़ाया मैंने कि मैं दो स्कोप पर सोच रहा हूं। एक स्कोप में क्या सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन आगे पेपर सेटर कहां तक जाएगा, क्या कहां तक उसकी सोच चलेगी। तो एक पैटर्न तो सोच रहा हूं मैं इस पर जाएगा, जब क्या करेगा इसको भी ले लेगा और एक वेव फंक्शन और लगा देगा। अब इसमें सबसे जी क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं बता दूं, सबसे जी इसमें ये पूछेगा पार्टिकल कहां कहां हैं, 1 2 में है पार्टिकल, क्वांटम नंबर 2 और 3 में। एन का मतलब है क्वांटम नंबर से, कभी ये भी ना जानते हो, भगवान जाने देश का क्या होगा। आंसर इज दिस। चलो कम से कम इतना तो पहचान गए। यहां पार्टिकल और 1 और 3, और यहां 2। बी की वैल्यू को हमें 2a लेना है। तुम ये बस सोचना, हर बार आंसर बदलेगा। यहां बी को मैं एक इक्वल कर दूंगा तब आंसर कुछ और होगा, बी की वैल्यू को 2a ले लूंगा जब सॉल्यूशन कुछ और होगा, बी की वैल्यू को 3a कर दूंगा तो सॉल्यूशन कुछ और होगा। और काश जो मैं बोल रहा हूं इन पे क्वेश्चन आप क्रिएट कर करके समझ पाए, तो आप ऐसी फिजिक्स पे पहुंच गए हैं जहां अभी बुकें नहीं आई हैं, लेकिन आप बुक से हटके चल के सोचना शुरू कर दिया है। एज ए टीचर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते उसका एक त्रिनेत्र खुलता है। उसे त्रिनेत्र खोलना मैं क्यों कहता हूं, जब वो इस स्थिति में होता है कि वो हजारों क्वेश्चन क्रिएट कर दे, लाखों क्वेश्चन क्रिएट कर दे, जब उसके लिए क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल हो जाए। लेकिन डर इस बात से भी डर रहा होता पढ़ाते हुए कि काश ये पकड़ भी लें। मैं तो बता रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा तो ना हो रहा भैंस के आगे बीन बजाना, सुना है? हाँ, ऐसा भी होता है। बताएं क्या आ गया साई एक्स। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं और फिर होमवर्क में दूंगा कि b बराबर अगर 3a होगा तो अब कैसे करोगे। एक होमवर्क के लिए प्रैक्टिस लगा देना, और इन होमवर्कों को ऐसे ही मत सोचना ये होमवर्क की सिलेक्शन कराते हैं।
क्योंकि वहां मैं सोचने के लिए स्कोप देता हूं, कैलकुलेशन का स्कोप दूंगा। और जब तुम प्रोफेसर बन जाओ कहीं बढ़िया जगह आईआईटी वाईआईटी में, तब तुम पे पेपर बनना आया करेगा, तब पूछा करना ऐसे क्वेश्चन। क्यों जी? लेकिन इतने तुम बनोगे, पता चला इतने आ भी चुके, तुम सोचोगे अब स्कोप खत्म हो गया, पर स्कोप कभी खत्म होगा ही नहीं। क्यों जी? क्या करोगे अब? इसकी वैल्यू को अपना जो तुम्हारा रिजल्ट था वहीं से बता दो मुझे, क्या थी वैल्यू, जल्दी बोलो। कोट प्लस आ गया बच्चों? तो यहां पता चल गया 1, 3, 2 इनमें दो तीनों में है। अब इसका खात्मा करो तेजी से। कैसे करोगे? कि जो रेशो है पहले उसको देखो, किसमें गई रेशो। देखें यहां पे क्या कर लो, इसे 80/4 कर लो। कर लिया? जिससे 4, 4, 4 सब आ जाए। अब जो रेशो आनी है प्रायिकता की, वो 9, प्रायिकता ले रहा हूं मैं। प्रायिकता कैसे जाएंगी? 9, 3 का स्क्वायर, a/4, 4 तो कॉमन ही है सब में, a भी सब में कॉमन है। अब कोफिशिएंट देख लो, 3 का स्क्वायर 9, और यहां पे 1, और यहां अब जो मत ना, ये तो ज्यादा सा आ गया, आने दो, डोंट वरी, इससे कोई चिंता नहीं। हाँ, अगर तुम कह रहे हो कि सर यहां कम कर दो प्रायिकता, तो मैं कहूंगा b बराबर यहां पे 2a ना लेके a/4 में ले लो। ये तो हमारे हाथ था क्वेश्चन, जब हमने क्रिएट किया था, हमने क्रिएट ही ऐसा कर लिया कि उसमें ज्यादा आ रही है, आने दो, उससे हमें चिंता नहीं करनी है, हमें तो पैटर्न पकड़ना है। ये नॉर्मलाइज प्रायिकता नहीं है, तो ये तो प्रायिकता रेशो आई, पी रेशो कर रहा हूं मैं, किस में प्रायिकता किस रेशो में बचेंगी। और नॉर्मलाइज प्रायिकता कैसे निकालोगे अब? 9/9 + 1 + 64, 1/9 + 1 + 64, 64/9 + 1 + 64 आ गया। प्रायिकताएं पता चल गई। मेरी इन कैलकुलेशनों में मेरा कोई भरोसा नहीं। मेरा किस चीज में भरोसा है? कि मैं क्वेश्चन क्रिएट करूं और बताऊं कब इन्हें कैसे सॉल्व करोगे। ये तो गुणा भाग तो तुम्हें करनी है पेपर में भी, है ना। टीचर कैलकुलेशन पे टीचर का ध्यान नहीं रहता, लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? बहुत सारे तो क्वेश्चन आते हैं लेकिन उन पर कैलकुलेशन ही सही नहीं होती। पहले तो आते कम है, और जो आते हैं उन्हें कैलकुलेशन में खराब कर लेते हैं। अब काम तुम्हारा हो गया। मेरा काम कौन सा? प्रायिकताएं मैंने बता दी क्या होंगी, एक्सपेक्टेशन ई बता दी, और साई एक्स की तुम्हें मैंने पहले भी सिखाया था, फिर से एक बार सिखाई देता हूं यहीं पे, साई एक्स की इसका कैसे बनाएं। ये बेसिकली पहले तो ये पता चला 3 स्केटों का सुपरपोजिशन है। देखो बच्चों ध्यान दो मेरी बात, पेनों को मत चलाओ, क्योंकि ये मेरा काम, ये जो काम मैं छोड़ देता हूं उसे सब होमवर्क में किया करो घर जाकर कैलकुलेशन वाला, क्योंकि मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि जो जितना मेरे ब्रेन में चल रहा है वो सब तुम तक पहुंच जाए। अगली बात सुनो बहुत ध्यान से। कहता है साई एक्स की बना दो, इसका कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे साई एक्स की बनाने के लिए हम क्या करें, यहीं पे बनाई दे रहा हूं मैं, इसी में ही टी लगा दें। यहाँ पे e की पावर -i e1t/h कट कर दें, यहाँ e की पावर -i e3t/h कट कर दें, और यहाँ e की पावर -i e2t/h कट कर दें। टी टाइम e जो है e1 e2 e3 एनर्जी हो गई, और e1 e2 e3 की पार्ट के लिए बॉक्स में जो एनर्जी होती है उनके एक्सप्रेशन पुट कर दें। बात समझ आ गई? नहीं आई? कोई दिक्कत है? अब इस पे एक बहुत छोटा और बहुत इजी क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे उम्मीद है कि शायद आप आंसर दे पाएंगे। नहीं दे पाते हैं तो उस पर सोचें कि क्यों नहीं दे पा रहे हो। आप लोग सोचेंगे सर ने तो थोड़े मुश्किल से दे दिए, तो एक इजी क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं उसे कैसे आप सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। कहता है पार्टिकल इन ए बॉक्स में है
साई एक्स की वैल्यू दे रखी है ए साइन पाई एक्स अपॉन एल प्लस साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, और इसे होमवर्क में करके लाना। पहले इसमें ये निकालना नॉर्मलाइजेशन, पार्टिकल बॉक्स में लेंथ एल है और ए निकालो, बी में प्रोबेबिलिटी निकालो वेरियस स्टेटों में, 3 में एक्सपेक्टेशन ई निकालो, 4th में साई एक्स की निकालो। ये चारों चीजें निकाल के देना। ये आपको होमवर्क में दे दिया, इजी क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉक थी हमारी चल रही थी अप्लाइड प्रॉब्लम्स की, ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी और काफ़ी आपने कंसेप्ट इसमें सीखे होंगे। क्वेश्चंस में लगातार आते हैं और 4 या 5 तरीका के क्वेश्चंस में देख रहा हूं इस पर जो पूछे जाते हैं। एक तो देखो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है जहां हमसे पूछता पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता इस क्षेत्र में निकालिए। आप ये ना सोचें कि यहाँ पे काम पूरा हो गया। इन्हीं में मैं ये भी पूछना शुरू कर सकता हूं कि आप इस वेव फंक्शन को आधार बना के पार्टिकल को x बराबर 0 से लेकर L/4 L/2 इन स्टेटों में पाए जाने की प्रायिकताएं निकालिए वेरियस क्षेत्रों में। लेकिन अभी इजी क्वेश्चन में ले रहा हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे देखते रहिए कंटेंट। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।